चलिए आज के इस वीडियो में देखेंगे आइसोमेरिज्म, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आपने लास्ट टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो आप फटाफट जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है वो क्वेश्चन पे जाकर के उसके सॉल्यूशन देख लीजिए, और अगर किसी तरीके से वो टेस्ट मिस हो गए हैं या आप वीडियो अलग से देख रहे हैं तो आप ये पूरे 45 क्वेश्चंस पहले आप देखिए, अटेम्प्ट करिए, और फिर जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है वो क्वेश्चंस आप फटाफट देख लीजिएगा। ठीक है, 1 बाय 1 आप क्वेश्चन देखते चलिएगा, आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। एक बार खुद से वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करना और फिर देख लेना कि आपके आंसर हमारे आंसर से मैच होते हैं कि नहीं। 45 क्वेश्चंस मिलेंगे। और एक्स्ट्रा जानकारी बता देते हैं कि जो बच्चे जेईई एडवांस या नीट के लिए 2027 बैच की तैयारी करना चाहते हैं तो वो अप्रैल से उनके बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी एडमिशन की डिटेल आप चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। एक एक्स्ट्रा डिटेल बता देते हैं, नीट 2025 जिसका एग्जाम 4 मई को होने वाला है, मई के मंथ में एग्जाम होगा इसका स्टार्टिंग में। अगर आप चाहते हैं कि नीट 2025 आपका बहुत अच्छा हो जाए, आप चाहते हैं कि सारे 11th और 12th के टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लें, तो आप फास्ट ट्रैक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जो बच्चे क्लास 12th में अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा जानकारी बता देते हैं कि अगर आपका बोर्ड का एग्जाम होगा कल, तो फिर जो ये फास्ट ट्रैक कोर्स है उसके एक दिन पहले और उस दिन जिस दिन ये बोर्ड का एग्जाम होगा वो 2 दिन ये फास्ट ट्रैक कोर्स की क्लासेस उस 2 दिनों में नहीं होंगी जिस दिन आपका नीट ये क्लास 12 के बोर्ड का एग्जाम चल रहा होगा, और उसके एक दिन पहले उसकी प्रिपरेशन के लिए। तो ये 2 दिन आपको ऑफ मिलेंगे। जैसे मान लीजिए फिजिक्स का पेपर है आपका किसी दिन, और जिस दिन फिजिक्स का पेपर है उस दिन तो आप फिजिक्स देने जाएंगे ही, और उसके पहले एक दिन आपको ये कोर्स जो है आपको ऑप्शन देगा कि आप तैयारी करिए और अगले दिन आप जाकर के बढ़िया से एग्जाम दीजिए। तो वो जब भी बोर्ड का कोई डेट क्लैश करेगा तो उसके एक दिन पहले और उस दिन जिस दिन आपका बोर्ड का एग्जाम है वो दिनों में क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्स जिसमें सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक सिखाए जाएंगे। टोटल 15 लेक्चर होंगे फिजिकल केमिस्ट्री के। हर फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर कम से कम 4 से 5 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा, इतने आवर में पढ़ाया जाएगा जिससे कि आपका वो फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक अच्छा हो जाए। ऐसे ही आपको 8 लेक्चर के आसपास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स मिलेंगे और लगभग 10 लेक्चर्स मिलेंगे आपको इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, इससे ज्यादा ही मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे। इतने लेक्चर्स में आपके प्रैक्टिसेस होंगे और इसकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं 26 फरवरी से। ध्यान रखिए, अगर उस दिन आपका बोर्ड का एग्जाम होगा तो उसके एक दिन पहले क्लासेस नहीं होंगी। अगर आप चाहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्स ज्वाइन करना, अपने केमिस्ट्री को अपने बायो को बहुत अच्छे से बूस्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो तीनों की फ्री में बुक्स लेना चाहते हैं तो आपको फास्ट ट्रैक कोर्स में बायो और केमिस्ट्री दोनों के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका पेमेंट है 7000, जिसमें आपको 3 बुक्स मिलेंगी और दोनों ही सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी नीट एग्जाम तक अच्छे से। और अगर आप केवल केमिस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो 4000 पे करना होगा, उसमें आपको केमिस्ट्री की प्रैक्टिस बुक्स मिलेंगी और उसमें थ्योरी भी होगा इंपॉर्टेंट। सेम अगर आप बायो ज्वाइन करना चाहते हैं केवल तो उसके लिए भी 4000 है और उसके लिए आपको बायो की बुक्स मिलेंगी जिसमें थ्योरी भी होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, ये डिटेल हो गया फास्ट ट्रैक कोर्स का। अब फटाफट चलिए क्वेश्चन पे एक एक करके। पहला क्वेश्चन अपने पास ध्यान से देखिए और हमसे कुछ नंबर जानना चाहता है कि बताइए हाउ मेनी डिस्टिंक्ट टर्मिनल एल्काइंस exist with a molecular formula of C6H10। ध्यान रखिए, जो एल्काइन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं वो होता है CnH2n-2। ध्यान से देखिए, अगर आप n की वैल्यू 6 डाल देंगे तो 6 × 2 हो जाएगा 12, 12 में से 2 कम कर देंगे तो बन जाएगा 10। ये एक स्टैंडर्ड एल्काइन है। आपसे चाहता है टर्मिनल एल्काइन, तो ये तो बिल्कुल फिक्स हो गया कि टर्मिनल एल्काइन तो ऐसे होते हैं, तो ये पार्ट तो बिल्कुल फिक्स ही होना पड़ेगा तभी तो वो टर्मिनल एल्काइन होगी। अब इसको छोड़ करके आप देखिए कितने कार्बन बच गए आपके पास, तो 4 कार्बन बच गए। हाइड्रोजन देखिए कितने बच गए, तो 10 में से तो 1 चला गया वहां पर, तो बच कितने गए 9। अब ध्यान से इसको ऑब्जर्व करिए, ये कौन है C4H9, क्या है ये तो ब्यूटाइल है। कितने ब्यूटाइल होते हैं ये आप याद रख लीजिए, मैं एक लिस्ट दे देता हूं जिन बच्चों ने नहीं देखा है कभी। जो मिथाइल होते हैं वो केवल 1, जो इथाइल होते हैं वो भी केवल 1, लेकिन जो प्रोपाइल होते हैं C3H7 वो 2 होते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। ऐसे ही जो ब्यूटाइल होते हैं C4H9 ये होते हैं टोटल 4, स्ट्रक्चरली 4 होते हैं। अगर आप इसमें स्टीरियो भी इंक्लूड कर दो तो 5, स्ट्रक्चरली 4 ब्यूटाइल होते हैं।
और जो पेंटाइल होते हैं C5H11, पेंटाइल टोटल कितने होते हैं, वो होते हैं 8, स्ट्रक्चरली 8 होते हैं, स्टेरियो भी मिला दोगे तो जो पेंटाइल होते हैं वो 11। इसको याद रखने का फायदा क्या है, अगर आपको याद हो, जैसे अगर आपको पता है ब्यूटाइल 4 होते हैं तो आप फटाफट बता सकते हैं कि ये जो टर्मिनल एल्काइन है ये 4 होगा, क्योंकि 4 ब्यूटाइल होते हैं अलग अलग, और ये टर्मिनल एल्काइन वाला पार्ट तो उसके पास फिक्स ही है, बस ब्यूटाइल अपना स्ट्रक्चर बदलता रहेगा। 4 ब्यूटाइल कौन कौन से बहुत फेमस ब्यूटाइल होते हैं एक बार हम बना भी देते हैं, याद रखिए, बहुत जरूरी है, क्वेश्चन के बगल में कहीं नोट कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। एक होते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल CH3 CH2 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 ये। दूसरा होता है अपने पास सेकेंडरी ब्यूटाइल, जहां पर सेकेंडरी कार्बन से ब्रांचिंग निकली हो या बोले कोई वैलेंसी फ्री कर रखा हो। यहां पर अगर CC का ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो ये एक टर्मिनल एल्काइन बन जाएगा, यहां पर CC का ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो ये दूसरा टर्मिनल एल्काइन बन जाएगा आपके पास। तो ये तो हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल से, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल से, 2 ब्यूटाइल हो गए। तीसरा ब्यूटाइल है अपने पास टर्सरी ब्यूटाइल, जब एक ही कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हों तो ये हो जाते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। अब यहां पर अगर आप CC ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो ये तीसरा टर्मिनल एल्काइन हो जाएगा उस फॉर्मूले का, तो ये वाला पार्ट है टर्सरी ब्यूटाइल का, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में है वो है अपने पास आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल होते हैं जब किसी के पास एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल लगे हों, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं, एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन का जो ब्रांचिंग का चेन है वो है 4, इसलिए इसका नाम है आइसोब्यूटाइल। टोटल ब्यूटाइल कितने होते हैं, 4 ब्यूटाइल होते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल। तो इसके कितने टर्मिनल एल्काइन हो गए, 4 हो गए। अगर जिन बच्चों को आंसर देना था तो अगर आपने आइसोमेरिज्म के लेक्चर किए हैं लोकस एकेडमी में तो आप तो फटाफट दे सकते थे, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन अलग कर लीजिए और बचे अपने पास C4H9 और वो टोटल 4 होते थे, तो बस फटाफट आंसर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। Which of the following pair of molecules are not structural isomers? कौन ऐसे पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं हैं? तो सबसे पहले ये चेक करना बहुत जरूरी है कि वो आइसोमर हैं भी या नहीं, ठीक है। जैसे हमारे पास पहला स्ट्रक्चर, तो देखिए इसमें टोटल कार्बन है 4, तो यहाँ पर भी 4 है, सही बात है। ये फंक्शनल ग्रुप ईस्टर में है, ये भी ईस्टर, ये दूसरा वाला जो है वो एल्कोहल है, माफ करिएगा, पहला ईस्टर है, दूसरा एल्कोहल। और पाई बॉन्ड देख लीजिए, दोनों में एक पाई बॉन्ड है, दोनों में ऑक्सीजन 2 है, तो ये पक्का आइसोमर है। एक ईस्टर है, एक एल्कोहल है, तो ऐसे आइसोमर को बोल सकते हैं फंक्शनल आइसोमर, जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट होता है। कौन कौन से लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट होते हैं, तो याद करिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फटाफट रट डालो, यही 6 लोग थे जिसको हम लोगों ने शॉर्टकट में याद किया था। P का मतलब पोजिशनल आइसोमर, C का मतलब चेन आइसोमर, M का मतलब मेटामर, F का मतलब फंक्शनल आइसोमर, T का मतलब टॉटोमर और R का मतलब रिंग चेन आइसोमर। तो फंक्शनल आइसोमर जो है वो भी तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट है, तो ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमर वाले पेयर हैं। दूसरे वाले ऑप्शन पे अगर आप ध्यान दीजिएंगे तो यहां पर 4 कार्बन है और बाहर 1, तो सब मिला के 5 कार्बन हो गए। लेकिन दूसरा जो इसका पेयर है उसमें तो केवल और केवल 4 ही कार्बन है, तो ये एक में 5 कार्बन है और एक में 4 कार्बन है, तो ये आपस में आइसोमर नहीं है। और अगर आइसोमर नहीं है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर तो छोड़ो, किसी भी तरीके के आइसोमर नहीं होंगे, इसीलिए ये वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो यही तो चाहते थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी तरीके के आइसोमर नहीं है। और जो सी और डी है वो रिंग चेन आइसोमर, सी वाला जो है वो रिंग चेन आइसोमर, एक में रिंग है एक में चेन है, और लास्ट वाले में देखोगे तो ये चेन आइसोमर है, एक 4 कार्बन की चेन, एक 3 कार्बन की चेन, तो बी पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ बच्चों को डाउट भी था, तो अच्छे से इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है अपने पास, ए पेयर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बिलोंग्स टू डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज। अगर हम कोई फंक्शनल ग्रुप वाले आइसोमर का पेयर लें, जैसे हमारे पास है एसिड ले लेते हैं चलिए, और दूसरा ले लेते हैं ईस्टर, ईस्टर इसका बनाएंगे तो ऐसे बनेगा HCOOCH3। तो एसिड और ईस्टर फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ये डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करेंगे। यस, जो एसिड होगा वो एसिड की होमोलॉगस सीरीज से आएगा, और जो ईस्टर है वो ईस्टर की होमोलॉगस सीरीज से आएगा। ये होमोलॉगस सीरीज क्या है? जैसे तुम्हारी फैमिली में 4 लोग हैं, उसमें सबसे छोटे मेंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबको एक साथ अरेंज कर दें तो इसी सीरीज को बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। जैसे एसिड की सीरीज लेंगे तो सबसे छोटा एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, उससे बड़ा होता है एसिटिक एसिड, तो ये जो सीरीज है उसी को बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। तो एसिड की सीरीज से आएगा, और जो ईस्टर है वो ईस्टर की सीरीज से आएगा। तो क्या जो फंक्शनल ग्रुप वाले आइसोमर होते हैं वो डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करते हैं? यस, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा है, ए पेयर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैज द सेम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास।
अगर कोई भी आइसोमर है तो उसका मोलर मास, रिलेटिव मोलर मास, ये तो पक्का सेम ही होगा, क्योंकि आइसोमर की बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो ये बात भी सही है। थर्ड नंबर है, ए पेयर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स डिफर ओनली इन द पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। ये इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने बोला कि कोई अगर पोजिशनल आइसोमर है तो वो केवल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पे डिफरेंस रखेगा। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर जैसे हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ Cl रखूं, Cl कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एक स्टैंडर्ड ब्रांचिंग है, तो ये बन गया 2-क्लोरोपेंटेन अपने पास। और अगर हम इसी क्लोरीन को मिडिल में लेकर चले जाएं तो ये बन गया 3-क्लोरोपेंटेन। तो ध्यान से देखिए, क्या क्लोरीन को बदलने से भी पोजिशनल आइसोमर हो गया? हाँ, लेकिन यहां पर बोल रहा है द पेयर ऑफ पोजिशनल आइसोमर डिफर ओनली इन द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या केवल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के डिफर होने से ये आता है? नहीं, तो ये गलत बात है। कोई ब्रांचिंग के डिफरेंस होने से भी पोजिशनल आइसोमर हो सकता है। उल्टा, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहीं पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा देता एसिड, और अगली बार मैं एसिड को यहां डाल देता, तब ये पोजिशनल आइसोमर नहीं होते, ये बनता हमारे पास चेन आइसोमर। एक चेन बनती 5 कार्बन की और एक चेन बनती 4 कार्बन की। अगर आप आईपेक नेमिंग की चेन बनाते तो फंक्शनल ग्रुप को लेकर के लंबी चेन बनानी पड़ती, तो ये 5 कार्बन की चेन बनता, जबकि ये केवल और केवल 4 कार्बन की चेन बन के आता। तो क्या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदलने से पोजिशनल आइसोमर होगा? नहीं, जरूरी नहीं है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदलने तो वो पोजिशनल आइसोमर हो जाएगा। हो सकता है वो चेन आइसोमर हो जाए, और हो सकता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो और उसकी पोजीशन बदलें तब भी वो पोजिशनल आइसोमर हो जाए। तो जैसे Cl की पोजीशन बदलने से हो गया, तो ये बात गलत है। ओनली इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल आइसोमर, ये ओनली वर्ड जो है ना, वो इसको गलत बना दिया। ठीक है, तो थर्ड एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड कहां है? लास्ट ऑप्शन में, तो 3 का आंसर हो जाएगा लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ मेटामर। मेटामर कौन कौन होते हैं उनकी लिस्ट अगर आप जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे अगर अपने पास है ईथर, 2 ईथर अगर आपस में आइसोमर निकले तो पक्का वो मेटामर होंगे। 2 अगर अपने पास कीटोन आइसोमर निकले तो वो पक्का मेटामर होंगे, ध्यान से रखिएगा। अगर 2 ईस्टर आपस में आइसोमर निकले तो वो पक्का मेटामर होंगे। 2 सेकेंडरी अमीन अगर आपस में आइसोमर निकले तो वो पक्का मेटामर होंगे। 2 टर्सरी अमीन अगर आपस में आइसोमर होंगे तो पक्का मेटामर होंगे। इनकी लिस्ट एक बढ़िया से बना के याद रख लीजिए। ध्यान रखिए, जब हम मेटामर पढ़ते हैं तो उसमें किसी का फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलता। ईथर ईथर के साथ मेटामर होता है, कीटोन कीटोन के साथ मेटामर होता है, ईस्टर ईस्टर के साथ, सेकेंडरी अमीन के साथ, टर्सरी अमीन के साथ। ठीक है, अब जैसे ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, तो ये तो फंक्शनल आइसोमर होते हैं, मेटामर नहीं। ये ईस्टर है और ये भी ईस्टर है, और ध्यान से देखिए दोनों आइसोमर हैं तो पक्का वो मेटामर होंगे। ठीक है, तो बस बी पार्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following is not an isomer of CH3, CH2, CHO? भैया तो इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, तो ए वाला आंसर हो जाएगा। ये पहला वाला ऐसा स्ट्रक्चर है जो उस मॉलिक्यूल का आइसोमर नहीं है, तो ए पार्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18. Its all carbon atoms are sp3 hybridized and its all hydrogen atoms are identical. सारे हाइड्रोजन एटम एक जैसे हैं, तो इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में बी कैन बी। तो आइए देखते हैं। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें बहुत सारे तरीके के हाइड्रोजन हैं। ये जो टर्सरी हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होंगे उसको बोलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। जो टर्मिनल पे हाइड्रोजन होते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने बोला था सारे हाइड्रोजन जो है आइडेंटिकल हैं। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए, तो सारे हाइड्रोजन टर्मिनल पे ही हैं। अंदर जो भी कार्बन है वो एक क्वाटर्नरी कार्बन है, और क्वाटर्नरी कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता। यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ भी कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं। तो जो भी हाइड्रोजन है ये सारे के सारे टर्मिनल हैं, और टर्मिनल हाइड्रोजन सबके पास एक जैसे होते हैं। यहाँ पर तो सब के सब प्राइमरी हाइड्रोजन है, और फॉर्मूला भी यही मिलेगा। देखिए 3 कार्बन अंदर है और 6 कार्बन बाहर हैं, तो टोटल कार्बन हो गए 9, और हाइड्रोजन सबके पास देख लीजिए बाहर बाहर जो कार्बन है सबके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, सब मिला के 18 हो जाएंगे। तो क्या करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा? बोलेंगे हाँ। और सब में प्रॉब्लम क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। यहां पर भी देखिए ये सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये प्राइमरी हाइड्रोजन, और जो अंदर हैं वो टर्सरी हाइड्रोजन है, जबकि सबके पास सेम तरीके का हाइड्रोजन होना चाहिए, वो केवल बी में है। क्वेश्चन नंबर 7,
चार स्ट्रक्चर हैं अपने पास और हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिलेशन करेक्ट नहीं है कहाँ पर। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1 and 2 आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो फंक्शनल आइसोमर कौन होते हैं? अमीन। अगर एक प्राइमरी अमीन है, एक सेकेंडरी अमीन है, एक टर्सरी अमीन है, तो इनकी फंक्शनल एक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट होती है, इसलिए इनको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। तो ये प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन, तो ये फंक्शनल आइसोमर है, यस, लेकिन करेक्ट आंसर नहीं होगा। जो इनकरेक्ट होगा वो आंसर निकल के आएगा। दूसरे में देखिए 2 and 4 आर मेटामर्स। 2 सेकेंडरी अमीन है, 4 वो भी सेकेंडरी अमीन है। अभी अभी बताया था अगर सेकेंडरी अमीन होंगे और आइसोमर होंगे तो पक्का मेटामर होंगे, तो ये सही है। 1 and 4 आर पोजिशनल आइसोमर्स। 1 and 4 ध्यान से देखिए, 1 प्राइमरी अमीन है और जो 4 है वो सेकेंडरी अमीन है। अगर एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है तो ये पोजिशनल नहीं, ये तो फंक्शनल आइसोमर निकले। अमीन्स आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं, तो सी पार्ट इनकरेक्ट हो जाएगा और इनकरेक्ट हो गया सी, तो वही बन गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओनली काउंटिंग वाले क्वेश्चन जो नीट के एग्जाम में कभी आए हैं वो यही है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये अमीन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है CnH2n+3 और नाइट्रोजन, ये हैं अमीन्स के इन जनरल फॉर्मूले। तो आप देखेंगे कि इसके अमीन्स अगर आपको काउंट करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार देखना पड़ेगा प्राइमरी अमीन कितने हैं, एक बार देखना पड़ेगा इसके सेकेंडरी अमीन कितने हैं, एक बार देखना पड़ेगा इसके टर्सरी अमीन कितने हैं। प्राइमरी अमीन बहुत आराम से काउंट कर सकते हैं, C3H। अगर प्राइमरी अमीन आप चाहते हैं तो NH2 अलग करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 7, तो ये बन गया C3H7। C3H7 का मतलब ये हो गया प्रोपाइल जो कि 2 होते हैं, मतलब प्राइमरी अमीन 2 हो जाएंगे इसके। अब सेकेंडरी अमीन काउंट करोगे तो नीचे लिखना पड़ेगा, बीच में लिखना पड़ेगा NH। तो एक तरफ एक कार्बन तो कम से कम डालोगे ही, दूसरी तरफ 2 कार्बन रखना पड़ेगा, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल, और ये केवल एक ही पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही जब इसका तुम टर्सरी अमीन काउंट करोगे तो टर्सरी अमीन में तीनों तरफ कुछ ना कुछ होना चाहिए, और यहाँ पर केवल 3 ही कार्बन हैं, तो सब मिला करके केवल मिथाइल 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 ही हो पाएंगे, तो सब तरफ केवल मिथाइल रह पाएगा, तो यही ये केवल और केवल 1 होंगे बस। तो टोटल मिला करके कितने हमारे पास स्ट्रक्चरल अमीन हो गए? 2 हो गया प्राइमरी, 1 हो गया सेकेंडरी, 1 हो गया टर्सरी, तो टोटल हो गए 4, तो 4 हो गया, मतलब आंसर बन गया सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट एल्काइन आर फॉर्म्ड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8। C5H8 के कितने डिफरेंट हम एल्काइन बना सकते हैं? तो हमने बताया है अगर आप कभी एल्काइन या एल्कीन चाहते हो तो सबसे पहले एल्केन बनाओ। कितने एल्केन बना सकते हो? ठीक है, तो जाओ पहले एल्केन देखो, 5 कार्बन। यहाँ कोई टर्मिनल एल्काइन नहीं पूछा है, ये जो पहला क्वेश्चन था उससे डिफरेंट है, यहाँ पूछा है टोटल एल्काइन चाहिए अपने को। तो पहले एल्केन बनाइए। 5 कार्बन के 3 फेमस एल्केन होते हैं, एक तो होता है ये नॉर्मल पेंटेन, दूसरे होते हैं अपने पास आइसोपेंटेन, और तीसरा होता है अपने पास नियोपेंटेन। अब काउंटिंग कैसे करते हैं? टिक करके। टिक का मतलब हो गया कि हम चाहते हैं कि हमारे पास, देखिए हम यहाँ टिक करने का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड लाएंगे, तो एक बार यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, एक बार यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर तुम कभी ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकते। ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे तो टोटल 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ ट्रिपल कहीं नहीं डाल सकते। तो इस स्ट्रक्चर में ट्रिपल केवल यहाँ डाल सकते हैं। तो पहले में 2 एल्काइन हो जाएगी और यहाँ से तीसरा, और चौथे में तो कहीं पर भी, यहाँ कहीं पर भी हम ट्रिपल बॉन्ड नहीं रख सकते क्योंकि 4 बॉन्ड पहले से ही कंप्लीटेड हैं। 3 कहीं डाल दोगे तो कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, जो कि एक वैलिड स्ट्रक्चर ही नहीं होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ रख सकते हैं? यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3। तो इस कार्बन के इस फॉर्मूले के कितने एल्काइन हो सकते हैं? केवल 3 हो सकता है। 5 कार्बन कंटेनिंग एल्काइन केवल 3 हो सकती हैं। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एबल टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता? पहले वाले स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा, पहला जो नाम लिखा है 1,2 प्रोपाडाइइन, जिसको हम कॉमनली अगर नाम दे तो इसको बोलते हैं एलीन। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इनका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा, जहां पर एक टर्मिनल का बॉन्ड अगर तुम्हारे इसी मोबाइल स्क्रीन पर है तो जो दूसरे टर्मिनल हैं अपने पास वो इस मोबाइल स्क्रीन या जो तुम टीवी पे देख रहे हो तो या लैपटॉप में देख रहे हो तो उसके बाहर और अंदर, एक हाइड्रोजन जस्ट इस स्क्रीन के बाहर और एक हाइड्रोजन जस्ट इस स्क्रीन के अंदर होता है।
तो ये जो प्रोपाडाइइन है ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, नॉन प्लेनर। इसका दूसरा नाम क्या है? एलीन। याद रखिए, बहुत ही प्यारा मॉलिक्यूल है और अपने एग्जाम में डायरेक्ट स्कोर दिलाता है। ठीक है, एलीन। अब ध्यान से इस एलीन से पूछिए कि क्या इसके अंदर कोई सिमेट्री अवेलेबल है? प्लेनर तो नहीं है ये। अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलने के चांस होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाए, उसके लिए उसके पास सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इस जो आपके पास स्क्रीन है उससे अगर तुम एक प्लेन बनाओ तो उस प्लेन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो बाहर जाता हुआ हाइड्रोजन और अंदर जाता हुआ हाइड्रोजन सेम सेम है, मतलब इस प्लेन के अबाउट इसमें सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, और अगर सिमेट्री होगी तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता। तो जो पहला स्ट्रक्चर है वही तो हो जाएगा आंसर, विल नॉट बी एबल टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और तो ऑप्शन अपने आप ही इनवैलिड हो जाएंगे क्योंकि लास्ट में है तो सारे के सारे दिखा देंगे, वो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही अगर ये दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट हो, एक नोट करके कहीं कहीं डाल दीजिएगा अगर आप अच्छे से लेक्चर देख रहे हैं तो, ये वाला जो एलीन डेरिवेटिव होते हैं और जो बाइफिनाइल होते हैं ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं अगर इनके ये जो ग्रुप्स हैं ये डिफरेंट हो। यहां पर भी डिफरेंट होने चाहिए और यहां पर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये जीआई नहीं दिखाते लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा देते हैं अगर इनके टर्मिनल के जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हो। ध्यान रखिएगा, पाई बॉन्ड का नंबर इवन में आना चाहिए, इवन 2, 4, 6 ऐसे पाई बॉन्ड हो तो चलता है ये रूल। ये तो हो गया एलीन डेरिवेटिव। ऐसे ही बाइफिनाइल के डेरिवेटिव भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा देते हैं बिना कायरल कार्बन के। इनके पास कोई कायरल कार्बन नहीं होता लेकिन फिर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। अब बाइफिनाइल में भी ये नोट करके डाल सकते हो, अगर बाइफिनाइल के ये पास वाले ग्रुप बड़े बड़े होते हैं, बिल्कुल पास वाले, तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाते हैं, और अगर वहां पर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, दूसरी तरफ भी ये ग्रुप डिफरेंट हो, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा देते हैं सिमिलर टू एलीन डेरिवेटिव, बाइफिनाइल और एलीन डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो गया अपने पास फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द कंपाउंड विद द फॉर्मूला C4H10O। इसका फॉर्मूला आप देखिए तो एल्केन से मैच हो रहा है प्लस ऑक्सीजन। तो ये दो फेमस मॉलिक्यूल होते हैं, एल्कोहल और ईथर। कैसे याद रखते हैं? एल्कोहल और ईथर में कोई DU नहीं होता, कोई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नहीं होता, कोई पाई बॉन्ड नहीं होता। तो इनका फॉर्मूला ऐसे आता है CnH2n+2 और साथ में ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये दो मॉलिक्यूल हैं एक हिसाब से। तो अगर आप इसका एल्कोहल ढूंढेंगे तो ये एल्कोहल कई तरीके के हो सकते हैं क्योंकि ये ब्यूटाइल हैं, C4H9OH करके 4 ब्यूटाइल होते हैं जिसमें चेन बन सकता है, पोजिशनल बन सकते हैं। तो ये चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर दिखाते हैं। और एल्कोहल के साथ साथ ये ईथर हो सकता है। एल्कोहल ईथर कैसे आइसोमर होते हैं? फंक्शनल आइसोमर। और जो ईथर हैं, अब अगर आप इसका ईथर बनाएंगे तो कई सारे ईथर बना सकते हैं, जैसे एक तरफ मिथाइल रख सकते हैं, दूसरी तरफ प्रोपाइल, तो एक भी ईथर बन जाएगा। एक तरफ मिथाइल रख सकते हैं, दूसरी तरफ आइसोप्रोपाइल, तो दूसरा ईथर बन जाएगा। एक तरफ इथाइल रख सकते हैं, दूसरी तरफ भी इथाइल रख सकते हैं, तो इसका तीसरा ईथर बन जाएगा। और जो ईथर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? मेटामर्स होते हैं। तो ये मेटामेरिज्म भी दिखा सकता है C4H10O। इवन ये सबसे छोटा ईथर है जो कि मेटामेरिज्म दिखाता है। तो ये लास्ट आंसर हो जाएगा अपने पास कि ये किस किस तरीके का आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल, फंक्शनल एज वेल एज मेटामेरिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 11 के बाद 12 नंबर पे, पीछे नहीं जाना है भाई। एसिड्स एंड ईस्टर्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर एसिड और ईस्टर के पास सेम ही कार्बन एटम हो तो वो आइसोमर होंगे। और किस तरीके के आइसोमर होते हैं एसिड और ईस्टर? ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं तो फंक्शनल आइसोमर होते हैं। इजीएस्ट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर नॉट पोजिशनल आइसोमर्स। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है अपने पास, मिथाइल और एल्कोहल एक दूसरे की मेटा पोजिशन पर हैं जबकि यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पर हैं, तो ये पोजिशनल आइसोमर है। यस। सेकेंड ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास एल्कोहल मतलब फिनॉल और CH3 मिथाइल ग्रुप आपस में मेटा पे है जबकि अगले में पैरा पर है, तो ये भी पोजिशनल आइसोमर है। लेकिन लास्ट में देखोगे तो एक एल्कोहल है और दूसरा जो है वो एक फिनाइल ईथर है, ईथर और एल्कोहल ईथर मेटामर। ये एल्कोहल और ईथर फंक्शनल आइसोमर होते हैं, पोजिशनल नहीं। ये तो फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। तो हमसे यही तो पूछा था कौन नहीं है पोजिशनल आइसोमर, तो ये C ऑप्शन हो जाएगा। C पोजिशनल आइसोमर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं।
द टॉटोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टॉटोमर कैसे बनाते हैं, जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं उनके अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं और उसके साथ जो एल्डिहाइड कीटोन है उसके साथ उसका रेजोनेंस करा देते हैं। जैसे इसका टॉटोमर बनाओगे तो एक हाइड्रोजन निकाल के O को देना पड़ेगा ऐसे। तो अब हमसे पूछा है टॉटोमर कराने के बाद जो बनेगा वो जीआई दिखाना चाहिए, कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये तो जीआई नहीं दिखाएगा क्योंकि ये टर्मिनल एक एल्कीन है, इसके पास दोनों हाइड्रोजन सेम सेम है, तो ये गलत हो जाएगा। अगले में जब आप टॉटोमेरिज्म दिखाओगे तो ये जो कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा और जो एल्डिहाइड के पास O है उसे देना पड़ेगा। अब पूछो क्या ये जो टॉटोमर से बना हुआ टॉटोमर है इस मॉलिक्यूल का वो दिखाएगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? तो नहीं दिखाएगा क्योंकि इसके पास भी सेम सेम तरीके के ग्रुप हैं। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन पे आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं तो वो जीआई नहीं दिखा पाते, तो ये नहीं दिखा पाएगा। ऐसे सी वाला भी स्ट्रक्चर नहीं दिखा पाएगा क्योंकि आप इसका अगर टॉटोमर बनाएंगे तो साइकिल के इस पोजीशन से हाइड्रोजन ले जाके वहां डालना पड़ेगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा साइकिल में। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नेचुरली सिस फॉर्म में होते हैं, ट्रांस नहीं बना पाते, इसीलिए बोलते हैं जो साइक्लिक एल्कीन्स होते हैं वो जनरली जीआई नहीं दिखाते अगर साइकिल छोटी हो तो। और लास्ट वाले ऑप्शन में जाओगे तो CH3 CH2 CHO, इसका अगर आप टॉटोमर बनाओगे तो बहुत जबरदस्त बनेगा CH3 और अगले वाले कार्बन से एक H हटा देंगे तो CH हो जाएगा और वो रेजोनेंस करके जो CHO है उसको OH बना देगा, ये एल्कोहल, ये बन गया इनॉल। इस इनॉल से पूछो तो ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा क्योंकि एक बार दोनों हाइड्रोजन सिस पोजीशन पे आ सकते हैं और एक बार ट्रांस पे, तो ये टॉटोमेरिज्म दिखाए। इसका जो टॉटोमर है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, इस वजह से आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर बनेगा लास्ट। अब तक कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 14। एक और कर लेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 45 टोटल क्वेश्चन हैं, देखते रहिएगा बढ़िया से। अगला क्वेश्चन है इनॉल कंटेंट का ऑर्डर बता दो। तो आपको एक सीक्वेंस याद रखना चाहिए। अगर कोई हमारे पास ऐसे डाई कीटोन है, अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में इस पोजीशन को अल्फा बोलते हैं और अल्फा के पड़ोसी को बीटा बोलते हैं। अगर कोई बीटा डाई कीटोन होता है, डाई कीटोन, तो इनके जो इनॉल होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम पूरा ऑर्डर ही बता दें तो सबसे ज्यादा होते हैं एरोमेटिक। अगर कोई किसी का इनॉल एरोमेटिक हो जाए, एरोमेटिसिटी आ जाए, तो फिर तो उसका इनॉल लगभग 100% होता है। 100% लिखे तो ज्यादा अच्छा। अब अगर कोई एरोमेटिक नहीं है तो उसके बाद सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होता है बीटा डाई कीटोन को, इसी तरीके के ग्रुप को जिनके पास CO और उसके पास एक कार्बन फिर उसके बाद एक CO आ जाए, तो बीटा डाई कीटोन। और बीटा डाई कीटोन में भी कौन अच्छा? अगर उसके पास एरोमेटिक रिंग लगी हो तो और अच्छा। और उसके बाद नॉर्मल बीटा डाई कीटोन होते हैं, फिर ऐसे बीटा डाई कीटोन जिनके पास कोई ब्रांचिंग ना लगी हो, ऐसे ग्रुप ना हो, ईस्टर विस्टर नहीं। जैसे ये सब ईस्टर बन गए तो इनके इनॉल कंटेंट बहुत कम होते हैं, लगभग 1% के आसपास। तो अगर मैं इसमें ऑर्डर बोलूं तो सबसे ज्यादा हो जाएगा थर्ड का, क्योंकि वो एरोमेटिक बीटा डाई कीटोन है, फिर नॉर्मल बीटा डाई कीटोन, फिर ये भी एक बीटा डाई कीटोन बोल सकते हैं, लेकिन इधर एक तरफ ईस्टर आ गया, यहां दोनों तरफ ईस्टर हो गए तो ये कीटोन नहीं है, इसलिए इनका बहुत कम आता है। तो 3 1 4 2 ऐसे करके आएगा। 3 1 4 2 ये सीक्वेंस याद रखना पड़ता है आपको। किसका 100% होता? अगर यहां पर कोई लिखा होता ऐसा कीटोन जो साइकिल में ऐसे पड़ा होता, तो जब हम इसका टॉटोमर बनाते ना तो ये फिनॉल बन जाता। और फिनॉल तो आपको पता ही है क्योंकि ये एरोमेटिक हैं तो इनका परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसा कोई दिया होता तो वो मैक्सिमम हो जाता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। सबसे ज्यादा 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2। अब तक हम लोगों ने कर लिए 15 क्वेश्चन। ध्यान रखिए, अगर आप क्वेश्चन पहले से कर चुके हैं तो अच्छी बात है, फटाफट अपने डाउट देख लीजिए। अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, टेस्ट नहीं दिया था, तो आप एक एक करके क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करिए और फिर हमारे सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, टॉटोमर क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, तो आंसर हो जाएगा अपने पास ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बन जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज नेग्लेक्सिबल इनॉल? किसका इनॉल बनाएंगे तो सबसे कम पाएंगे? ध्यान से देखिए, ये बीटा डाई कीटोन है, डी वाला स्ट्रक्चर, लेकिन जब आप इसका इनॉल बनाओगे तो इसी हाइड्रोजन को लेना पड़ेगा, और इस हाइड्रोजन को लेकर के अगर हमने इसका इनॉल बना दिया गलती से, तो होगा ये कि इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा एंटी एरोमेटिसिटी। इसमें अगर आप साइकिल में देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो नेट में केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ऐसी साइकिल बन जाती है एंटी एरोमेटिक। आपको पता ही है एंटी एरोमेटिक बहुत अनस्टेबल होते हैं, तो ये बंदा बीटा डाई कीटोन होने के बावजूद भी नहीं बनाना चाहेगा अपना इनॉल। ठीक है, तो ये बहुत कम होगा, इसका इनॉल बनना नहीं चाहेगा अपने पास, तो डी आंसर हो जाएगा अपने पास। ये तो बीटा डाई कीटोन है, इसका तो बहुत ही होगा।
ये अल्फा डाई कीटोन है, इनके टॉटोमर उतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन कम से कम ये एंटी एरोमेटिक तो नहीं होगा, ये इसमें एंटी एरोमेटिसिटी आ जाएगी, इसमें एरोमेटिसिटी आ जाएगी, तो इसका बहुत अच्छा होगा। अगर यहाँ से अगर आप कोई H निकाल करके टॉटोमेरिज्म दिखाएंगे तो साइकिल में केवल और केवल कितने पाई होंगे, दो पाई इलेक्ट्रॉन होने से साइकिल एरोमेटिक हो जाती है। तो ये इसका मोस्ट होता, सबसे ज्यादा तो बी का ही होता, फिर होता ए, फिर होता सी, फिर होता डी, अगर ऑर्डर लिखना होता तो। लेकिन सबसे कम लास्ट वाले का, क्यों? क्योंकि वो अपने साइकिल में जब टॉटोमेरिज्म कराएगा तो एंटी एरोमेटिसिटी ले आएगा और इस वजह से उसके टॉटोमर काफी कम मिलेंगे। ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए क्या बातें सही हैं? तो पहला ऑप्शन है एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बिल्कुल गलत बात है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल है तो क्या हमेशा ज्योमेट्रिकल मिलेगा? गलत है ये, तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। सेकेंड, ए पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैज द सेम फंक्शनल ग्रुप। यस, अगर कोई स्टीरियो आइसोमर है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप बदल नहीं सकता, अगर फंक्शनल ग्रुप आपने बदल दिया तो फिर वो स्टीरियो का पार्ट नहीं होगा, वो स्ट्रक्चरल का पार्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। जैसे एल्कीन एल्कीन, उसमें कोई एल्कीन का पार्ट हम बदल नहीं सकते, नहीं तो फिर वो ज्योमेट्रिकल नहीं रह जाएगा। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो बदलना नहीं चाहिए, मतलब फंक्शनल ग्रुप नहीं बदल सकते। और लास्ट वाले में है सिस आइसोमर हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। ये बिल्कुल गलत बात है, ध्यान रखिए। जो सिस होते हैं उनका कभी कभी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से, लेकिन सिस वाले फॉर्म का कभी भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट में ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सिस से हमेशा ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज ऑलवेज हायर देन सिस आइसोमर। ठीक है, तो लास्ट वाला गलत है। तो सही क्या है, हमसे तो पूछा था करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा ओनली 2 नंबर। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए डाइपोल मोमेंट देखते हैं। तो जो लास्ट में है ट्रांसफॉर्म में वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट में इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, लेट डू 0। कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा तो थर्ड का तो डाइपोल मोमेंट ही नहीं होगा, तो सबसे कम डाइपोल मोमेंट थर्ड का होगा। बस इतने से ही आंसर हो गया आंसर ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सॉलिड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो पहले पे ध्यान दीजिए, ये कीटोन है मेन फंक्शनल ग्रुप, फिर ये 2, फिर ये 3 पे डबल बॉन्ड है। अगले पे देखिए ये कीटोन है मेन फंक्शनल ग्रुप, फिर अब देखिए तो 3 और 4 पे डबल बॉन्ड है। और लास्ट में देखिए ये भी कीटोन है मेन फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड की तरफ जाओगे तो 2, 3। अब ध्यान से देखिए, जो पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है इसमें पोजीशन में डिफरेंस है डबल बॉन्ड के। तो 1 और 2 जो स्ट्रक्चर हैं, जैसे कोई पूछे 1 and 2 आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो यस, क्योंकि यहां पर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई तो पोजिशनल आइसोमर हो गया, और पोजिशनल आइसोमर ही तो स्ट्रक्चरल का पार्ट है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और नॉट ट्रू पूछा है अपने से, ध्यान रखिएगा पहला। अब पहले ऑप्शन में लिखा है 1 and 3 आर आइडेंटिकल। ध्यान से देखिए इस साइकिल को, ये बहुत बड़ी साइकिल है। इसमें कार्बन देखेंगे टोटल कितने होंगे, 3 तो यहीं तक था, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो बहुत बड़ी साइकिल्स होती है ना, उनका नेचुरली एक स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है, सिस के साथ साथ उनका ट्रांस स्ट्रक्चर भी बनता है। जैसे 1 नंबर पे भी 2, 3 पे डबल है, और 3 नंबर पे भी 2, 3 पे डबल है, लेकिन ये एक दूसरे के आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि जो थर्ड नंबर स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन एक दूसरे के ट्रांस मैनर पे होते हैं, और जो पहला वाला स्ट्रक्चर है वहां पर दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के सिस मैनर पे होते हैं। तो 1 सिस हो गया और थर्ड नंबर ट्रांस हो गया, तो सिस ट्रांस आइडेंटिकल कैसे होंगे, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, इस वजह से पहला वाला बात सही नहीं है। 1 and 3 आर आइडेंटिकल, ये इनकरेक्ट हो गया, और इनकरेक्ट ही क्या बन जाएगा आंसर। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि आपने तो बताया था कि साइकिल में डबल बॉन्ड हो तो कभी भी जीआई नहीं दिखाता। जी हाँ, साइकिल में डबल बॉन्ड हो तो जीआई नहीं दिखाता, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन साइकिल छोटी हो तो जो छोटी साइकिल होते हैं वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनके पास ट्रांस वाला स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। और यहाँ तुम इतनी बड़ी साइकिल लेकर जा रहे हो कि नेचुरली ये अपने आप देखो ट्रांस में दिख रहा है, एक दूसरे के अपोजिट में ही तो इसके हाइड्रोजन जाएंगे। अगर ट्रांस स्ट्रक्चर बन जाए तो फिर वो साइकिल जीआई दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी साइकिल है, इसमें ये फर्स्ट और थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के जीआई हैं, और जीआई क्या होते हैं, डाइस्टेरियोमर्स, तो ये सही बात होती है। 2 and 3 आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, हाँ, क्योंकि 2 और 3 में फिर से वही पोजीशन में डिफरेंस आ जाता। तो क्या करेक्ट नहीं था, इनकरेक्ट कौन सा था, पहला ऑप्शन, जहां पर बोला था 1 and 3 आर आइडेंटिकल, ये गलत बात है। 1 and 3 आर आइडेंटिकल नहीं, 1 and 3 आर आइसोमर्स, वो भी कैसे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स हैज द लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट।
भैया पहला वाला तो सिस है, सिस वाले के पास डाइपोल मोमेंट होता है, सिस वाले पोलर होते हैं क्योंकि उनके वेक्टर कैंसिल आउट नहीं होते। लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन है 2 ब्यूटाइन, इसको आप थोड़ा अच्छे से देखिए तो जो ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, इसके अबाउट स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर। और लीनियर स्ट्रक्चर में जो इनके वेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जो कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट में डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा अपने पास। तो बी आंसर हो जाएगा, सबसे कम तो 0 ही हो सकता है ना, तो लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट बी में हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, अब यहां पर वो रूल लगेगा, छोटी साइकिल है। अब अगर हम साइकिल में ग्रुप्स की बात करें तो 2 ग्रुप्स होने चाहिए जीआई के लिए, यहां तो एक ही है। और ये जो डबल बॉन्ड है वो टर्मिनल पे है, टर्मिनल में सेम टाइप के ग्रुप होते हैं तो जीआई नहीं मिलता, ये भी नहीं दिखाएगा इस CH2 की वजह से। यहां पर देखोगे तो यहां तो तुमने डिफरेंट ग्रुप ले आए, एक तरफ H एक तरफ Cl, लेकिन साइकिल के इस साइड में और साइकिल के इस साइड में दोनों ही साइड आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, इधर भी वही है CH2 और मिथाइल, इधर भी वही है, और सेम टाइप के अगर ग्रुप्स हो डबल बॉन्ड के पास तो GI नहीं मिलता, तो ये GI नहीं दिखाएगा। लास्ट वाला दिखाएगा क्योंकि इधर जाओगे तो CH2 के बाद मिथाइल मिल जाएगा, जबकि उधर केवल CH2, तो ये दोनों तरफ डिफरेंट हैं, और डिफरेंट होगा तो फिर ये GI दिखा देगा, एक तरफ H है एक तरफ Cl है, तो ये GI दिखाएगा पक्का, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर था वो GI दिखाता। अब मैं तुमसे कमेंट में पूछ रहा हूं, अगर आपने सीरियसली वीडियो देखा तो बताना है तुम्हें कि ये जो 22 नंबर का आंसर है लास्ट पार्ट, ये तो GI दिखाएगा। बस तुम्हें ये बताना है कि ये जो लास्ट ऑप्शन है GI तो दिखाएगा, लेकिन क्या यस या नो में आंसर देना है। जो ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर है ये GI तो दिखाएगा, ये मैं बता रहा आपको, लेकिन तुम्हें ये बताना है क्या ये सिस ट्रांस वाला आइसोमेरिज्म दिखाएगा। क्या ये लास्ट स्ट्रक्चर जो कि GI दिखाता है, क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तुम्हें बोलना है यस या नो, दिखाएगा या नहीं दिखाएगा सिस ट्रांस, क्योंकि GI का मतलब हमेशा सिस ट्रांस नहीं होता। 23 नंबर पे आ जाइए। पूछा है अपने से, ये जो इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, क्या ये कैसा कैसा आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, बता सकते हो। तो ये देखो डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड ऐसी जगह पर है जहां पर तुम्हें डिफरेंट ग्रुप्स दिख जाएंगे, तो ये GI दिखाएगा। और इसके पास ये वाला कायरल कार्बन जिसके पास चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसकी वजह से इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी आ जाएगा, तो ये GI भी दिखाएगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दिखाएगा। यस, टोटल कोई पूछे कितने आइसोमर दिखाएगा तो 2 to the power n, क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है तो 2 to the power 2 मतलब 4 आइसोमर होंगे इसके। आंसर हो गया अपने पास लास्ट। क्वेश्चन नंबर 24, अभी इसका एक पार्ट उठाया था, जब हमारे पास एक पाई बॉन्ड होता है तो स्ट्रक्चर होते हैं प्लेनर, 2 पाई बॉन्ड होता है तो वो स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हो जाता है, लेकिन जब तीसरा पाई बॉन्ड होता है तो फिर से वो स्ट्रक्चर हो जाता है प्लेनर। जैसे मैं बना रहा हूं, जैसे तुम अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वैसे ही है बिल्कुल प्लेन में। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो डिस्टेंस अगर तुम D1 बोल रहे, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको तुम D2 बोल रहे, और ये स्ट्रक्चर प्लेनर है। प्लेनर का मतलब है जैसा हम देख रहे हैं वही ही सच है, वही करेक्ट स्ट्रक्चर है। तो फिर भैया साफ साफ अंधे को भी दिख रहा है कि D2 इज मोर देन D1, तो D2 बड़ा है। जी हाँ, तो ये सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, जब इवन पाई बॉन्ड होते हैं लगातार पाई बॉन्ड का नंबर इवन हो तो फिर स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होता है, और ऐसी कंडीशन पर अगर ये इवन पाई बॉन्ड होते तो ऐसी कंडीशन पर ये जो D1 और D2 जो मैंने लिखा था वो सेम होते। लेकिन अगर ऑड पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड का नंबर सेम ना हो, मतलब इवन में ना हो, 1, 3, 5, 7 इस तरीके से हो, तो स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। और प्लेनर स्ट्रक्चर में जो हम देख रहे हैं कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो D2 ज्यादा है, सिंपल। तो आंसर हो गया सी पार्ट। Question number 25. Explain why the 2 stereoisomers of 1,4-dimethyl cyclohexanes are achiral. तो चलिए बनाते हैं 1,4-dimethyl cyclohexane। ये रहा 1,4-dimethyl cyclohexane। एक यहाँ डाल देते हैं मिथाइल और एक यहाँ मिथाइल डाल देते हैं, ठीक है। अब इसका 2 आइसोमर बन सकता है क्योंकि साइकिल में 2 ग्रुप्स होते हैं, तो वो GI दिखाता है। आइए दिखाते हैं GI। मैं इसको चलिए ऐसे दिखा देता हूँ। एक बार दोनों मिथाइल को बाहर कर लेते हैं। दोनों मिथाइल बाहर का मतलब, ये ऐसे दिखाने का मतलब ये है कि दोनों मिथाइल इस बोर्ड के बाहर आ रहे हैं, और ये बन गया इसका सिस वाला स्ट्रक्चर जहां मिथाइल सेम साइड जा रहे हैं। अगली बार अगर हम एक मिथाइल को बाहर जाता हुआ दिखा दें और एक मिथाइल को इस बोर्ड के अंदर, इस स्क्रीन के अंदर जाता हुआ, तो अब ये बन गया ट्रांस। ये हो गया ट्रांस स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका सिस स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखिएगा, सिस हो या ट्रांस, सिस में तो बहुत सिमेट्री है, यहां से कट कर दोगे तो सिमेट्रिकली कट हो जाएगा, यहां से कट कर दोगे तब भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दे जाएगा।
और सिमेट्री हो तो ऐसे स्ट्रक्चर जो हैं कायरल नहीं होते, अकायरल होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अगर इनमें प्लेन पोलराइज लाइट पास करोगे तो नेट में वो प्लेन पोलराइज लाइट सीधी चली जाएगी बिना किसी डिफ्लेक्शन के, ठीक है। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में देखोगे तो जब तुम इस प्लेन से कट करोगे, क्योंकि ये जो मिथाइल है वो बोर्ड के बाहर आ रहा है, वो मिथाइल बोर्ड के अंदर जा रहा है, और हम उसी के प्लेन से कट कर दें। ध्यान से देखिए, ये जो प्लेन हम ऐसे कट कर रहे हैं ना, ये प्लेन कौन सा है? ये प्लेन है इस स्क्रीन के, तुम्हारी स्क्रीन के बाहर आता हुआ और स्क्रीन के अंदर जाता हुआ, ऐसा एक प्लेन। मतलब तुम अपनी कॉपी को ना, जो तुम अपने इस बोर्ड पे, अपने मोबाइल पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, अपनी कॉपी को ऐसे वर्टिकली इसके ऊपर ऐसे रख दो, ऐसा एक प्लेन से कट कर रहे हैं, तो वहां से तो ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल ही तो है। और जब भी स्ट्रक्चर में कहीं से सिमेट्री आ जाती है तो ऐसे स्ट्रक्चर नहीं दिखा पाते ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो दोनों ही अकायरल मॉलिक्यूल हैं, यस। और क्यों? क्योंकि दोनों के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, बिकॉज दे बोथ हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस, 25 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव? तो अगर कोई इनेंशियोमर हो और 50-50 के मिक्सचर में, मतलब एक जो पहला स्ट्रक्चर है और जो दूसरा स्ट्रक्चर है दोनों ही इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तो फिर तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल आउट कर देंगे। मेसो कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि वो इंटरनल कंपनसेशन, उनके अंदर ही अंदर उनके वेक्टर कैंसिल आउट हो जाते हैं। और रेसमिक मिक्सचर, जो पहला वाला लिखा है 50-50% मिक्सचर ऑफ RS कॉन्फिगरेशन इनेंशियोमर्स, वही तो रेसमिक मिक्सचर होते हैं। रेसमिक मिक्सचर हमेशा ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। हाँ, बस रेसमिक मिक्सचर में पार्टिसिपेट करने वाले दो मॉलिक्यूल वो इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अगर उनको अलग कर लोगे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन क्योंकि वो इक्वल अमाउंट में है तो ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, एक दूसरे की लड़ाई लड़ करके वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और नेट में ऑप्टिकल रोटेशन कितना ले जाते हैं? 0 डिग्री। तो कौन कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है? सारे के सारे, ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा 26 का। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन इज एसेंशियल कंडीशन फॉर एनेंशियोमेरिज्म। ये बिल्कुल गलत बात है। अभी देखा था एलिन, जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज ए काइंड ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इससे बड़ा झूठ हो सकता है क्या? फंक्शनल तो स्ट्रक्चरल आइसोमर है। द कंपाउंड्स कंटेनिंग वन कायरल कार्बन ऑलवेज कायरल होते हैं। जी हाँ, क्योंकि एक कायरल कार्बन पर मॉलिक्यूल में कभी सिमेट्री नहीं आती। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, और करेक्ट ही आंसर मतलब सी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, टोटल 6 स्ट्रक्चर हमारे सामने हैं। ध्यान से देखिए और बताइए कितने स्ट्रक्चर्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं, कितने स्ट्रक्चर्स कायरल हैं। तो पहला वाला तो वही एलिन डेरिवेटिव हो गया। देखिए दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये कायरल होगा पक्का। यहां पर देखिए एक ही कायरल कार्बन है, तो ये भी कायरल हो जाएगा। यहां पर देखेंगे तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, यहां से आप कट करेंगे तो ये सेम पार्ट नहीं है, एक OH बाहर जा रहा है, एक OH अंदर जा रहा है, तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, तो ये भी कायरल है। यहां पर देखेंगे तो ये कोई कायरल कार्बन नहीं है, इधर और इधर तो सेम टाइप के ग्रुप हैं, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहां पर भी देखेंगे तो दो साइड तो सेम चीज है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहां देखेंगे तो ये कायरल है, क्योंकि इधर कीटोन पहले मिल जाएगा, वहां कीटोन बाद में मिलेगा, और एक तरफ Cl एक तरफ है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, एक ही कायरल कार्बन होंगे तो मॉलिक्यूल पक्का ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। तो 1, 2, 3 एंड 6 ये लास्ट आंसर हो जाएगा, ये लोग हैं ऑप्टिकली एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 29, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टेरियो आइसोमर्स फॉर 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। आइए 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन को बनाते हैं। एक बार दोनों मिथाइल बाहर कर देंगे तो बन जाएगा सिस। एक बार एक मिथाइल को आप बाहर कर दीजिए और एक मिथाइल को अंदर कर दीजिए तो बन जाएगा ट्रांस। जो सिस वाला स्ट्रक्चर होता है उसमें आप देखेंगे सिमेट्री हो जाती है, इस वजह से यह ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो सिस केवल एक होता है, लेकिन जो ट्रांस वाला स्ट्रक्चर है उसमें कोई सिमेट्री नहीं मिलती, इस वजह से ये आपने दो, इसका मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसके मिरर इमेज आते हैं। तो जो ट्रांस वाले स्ट्रक्चर है वो होते हैं 2। तो टोटल कितने आइसोमर हो जाते हैं? 3, जिसमें एक सिस होता है और 2 ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स फॉर 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर आप साइक्लोहेक्सेन उठाइए 1,3 डाइमिथाइल, एक है हमारे पास 1 नंबर पे मिथाइल और एक है 3rd नंबर पे मिथाइल। इसको आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब अगर हम इसका सिस ट्रांस बनाएं, देखिए ध्यान से, 1,3 है मतलब एक कार्बन को छोड़ के बनाना है। एक बार ये सिस हो गया ऐसे,
और एक बार हम इसका ट्रांस बना दें, एक मिथाइल जा रहा है बोर्ड के बाहर और एक मिथाइल जा रहा है बोर्ड के अंदर, तो ये बन गया ट्रांस। तो जो सिस वाला स्ट्रक्चर है उसमें आप देखेंगे सिमेट्री आ जाएगी, लेकिन ट्रांस वाले में नहीं आएगी। तो ये भी बिल्कुल उसी जैसा होगा, सिस में केवल एक स्ट्रक्चर होंगे और ट्रांस में इसके 2 स्ट्रक्चर होंगे। तो टोटल कितने होंगे? 3, 1 सिस और 2 ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांस आइसोमर। तो टोटल हो जाएंगे अपने पास वही सेम तरीके का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर डाइस्टेरियोमर्स। डाइस्टेरियोमर्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हो, स्टीरियो आइसोमर, और एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, मिरर इमेज नहीं होने चाहिए उनको। तो जब हम पहले दूसरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये पक्का एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो एक मेसो स्ट्रक्चर है, सिमेट्री है, और पहला वाला एक ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो डाइस्टेरियोमर है। यस। दूसरे में भी देखेंगे तो सेम ये मेसो स्ट्रक्चर है और इसमें ऑप्टिकली एक्टिविटी है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज तो बिल्कुल भी नहीं है, मिरर इमेज ना हो, स्टीरियो आइसोमर हो तो डाइस्टेरियोमर हो जाते हैं। लास्ट वाले में देखोगे तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, मिरर इमेज वाले स्ट्रक्चर अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो तो उनको नाम देते हैं एनेंसियोमर, तो ये तो एक दूसरे के एनेंसियोमर हैं। तो डाइस्टेरियोमर कौन कौन से हैं? ए एंड बी बोथ, पहला और दूसरा, ये दोनों आपस में जो पेयर्स लिखे गए हैं ये आपस में एक दूसरे के डाइस्टेरियोमर्स हैं। तो ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 32 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन हैव सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ध्यान रखिए, इस वर्ड को बहुत ध्यान से देखना। एक वर्ड बार बार चलता रहता है जिसका नाम होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, इसका मतलब होता है एनेंसियोमर बनाने वाले ऑप्टिकली एक्टिव कायरल स्ट्रक्चर्स, ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर्स। लेकिन सुपर इम्पोजिबल मतलब अकायरल, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। ढूंढना है तुम्हें ऑप्टिकली इनएक्टिव वाले, इनएक्टिव जो एक्टिव नहीं है भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब इनके अंदर से अगर हम पीपीएल पास कराएंगे तो वो प्लेन पोलराइज लाइट सीधी चली जाएगी, कोई रोटेशन नहीं देगा। हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल ढूंढना है। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में देखिए सिमेट्री अगर मिल गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ सिमेट्री है। दूसरे भी स्ट्रक्चर में देखो इस मिडिल से, तो यहाँ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर भी देखोगे इस मिडिल वाले मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पर फिर से सिमेट्री है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। और अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैं तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं तो उनके जो मिरर इमेज होंगे वो सुपर इम्पोजिबल होंगे, एक दूसरे में सुपर इम्पोज हो जाएंगे। तो आंसर बन जाएगा लास्ट, ये तीनों के तीनों ही स्ट्रक्चर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाएंगे। 33 नंबर में जो कंपाउंड दिया गया है, ध्यान से देखिए, ये 1 और 4 नंबर पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। जिसको तुम ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं रियल में वो बोर्ड के बाहर आ रहे हैं, और जिसको तुम नीचे जाता हुआ देख रहे हैं वो रियल में बोर्ड के अंदर जा रहे हैं। तो अगर आप इसका ये स्ट्रक्चर देखो तो सिस नाम दे सकते हो, क्योंकि सेम साइड में सेम ग्रुप्स हैं। और दूसरे स्ट्रक्चर को देखोगे तो तुम इसे ट्रांस बोल सकते। अब सिस और ट्रांस दोनों स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सिस वाला स्ट्रक्चर हो या ट्रांस, दोनों ही इस जगह से सिमेट्री रखते हैं, इस जगह से, क्योंकि जिस तुम एसिड को यहाँ देख रहे हैं लेकिन रियल में ये एसिड तो बाहर जा रहे हैं और एक एसिड जा रहा है अंदर। लेकिन जब तुम इसको, जैसे मैं इसका ट्रांस वाला बताता हूँ, सिस वाले में तो वैसे भी आपको सिमेट्री दिख रही है, सिमेट्री होगी तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कौन सी सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, क्योंकि सेंटर से जब इधर जाएंगे तो एसिड मिलेगा, उसके अपोजिट एसिड नहीं मिलेगा। अब जो ट्रांस वाला स्ट्रक्चर है उसको एक बार ऐसे 3D में देखिए, इस तरीके से। यहाँ पर तुम्हारे पास एसिड है, इधर है H, इधर दूसरे वाले में देखिएगा इस सेंटर पे अपने पास एसिड जा रहा है बाहर और दूसरी तरफ है अपने पास H। अब जब तुम इसको इस प्लेन से कट कर दोगे, इस प्लेन से, तो देखोगे जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर भी सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। और एक सिमेट्री इसमें और भी है, सेंटर से देखिए, उधर तो एसिड मिलेगा और नीचे जाने से भी एसिड, इधर जाने से H और इधर जाने से भी H, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। तो अगर कोई पूछे बोथ कंपाउंड्स है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये बात भी सही है। और कंपाउंड 1 हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री वाइल कंपाउंड 2 हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये बात भी सही है। और इसी वजह से ये दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही आंसर होना चाहिए था, ए और उसके साथ साथ सी। लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट अगर हमें सिंगल ऑप्शन ही ढूंढना हो तो जो सेकंड स्ट्रक्चर है ना उसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, तो सी आंसर दे सकते हैं। लेकिन रियल में इसका आंसर ए एंड सी दोनों होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज वन ऑफ द स्टीरियोआइसोमर्स एज मेसो कंपाउंड। तो ये जो स्ट्रक्चर है अपने पास जहां दो कायरल कार्बन है, अगर आप इसको इस मिडिल वाली पोजीशन से कट करें तो देखें सिमेट्री है, और क्योंकि इसमें सिमेट्री है तो ये पक्का मेसो मॉलिक्यूल बना सकता है, तो ए पार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। गलत हमें ढूंढना है।
पहला इथाइल बेंजीन इज द चेन आइसोमर ऑफ जाइलिन। जाइलिन क्या होते हैं? मल्टीपल मिथाइल लगे हों, एक से ज़्यादा मिथाइल अगर रिंग में लगा दें तो उन्हें जाइलिन बोलते हैं। जैसे ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, इसका मतलब है 2 मिथाइल लगे हों ऑर्थो, मेटा और पैरा पे। तो ये हो गया जाइलिन। इथाइल बेंजीन क्या है? भैया सिंपल इथाइल लगा दो बेंजीन के ऊपर। तो क्या ये एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे? बिल्कुल, क्योंकि एक में चेन है 2 कार्बन की और एक में ब्रांचिंग वाली जो चेन है वो 1 कार्बन की है, तो इनको चेन आइसोमर बोल सकते हैं। सही बात है। जो एल्कीन होते हैं वो किस किस तरीके का आइसोमर दिखा सकते हैं? पोजिशनल, चेन, फंक्शनल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल। यस, फंक्शनल में तुम्हें डाउट हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए एल्कीन जो है एल्काइन के साथ फंक्शनल आइसोमरिज्म दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बात सही होती है। ईस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मेटामर्स। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड मेटामर नहीं, क्या होते हैं? ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो सी पार्ट गलत है और गलत ही हमसे पूछा है, तो यही हो जाएगा आंसर। लास्ट वाले में बोला है कैन सो, भैया सो की स्पेलिंग बदल लीजिएगा, कैन सो मेटामेरिज्म। यस, ये तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है जो मेटामेरिज्म दिखा सकता है। तो आंसर क्या हो गया 35 का? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइस्टीरियोमर ऑफ मेसो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। मेसो फॉर्म बनाइए पहले 2,3 डाइब्रोमो का। मेसो का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास सिमेट्री एग्जिस्ट करती हो, ये बन गया मेसो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। ये मेसो स्ट्रक्चर है। अब इसका डाइस्टेरियोमर ढूंढना है, मतलब इसका वो स्ट्रक्चर ढूंढिए जो इसके साथ मिरर इमेज ना रखता हो, क्योंकि ये तो खुद तो मेसो है, तो ये पहला वाला स्ट्रक्चर देखोगे तो मिरर इमेज नहीं रखेगा उसके साथ, ये वाला भी स्ट्रक्चर मिरर इमेज नहीं रखेगा उसके साथ, लास्ट वाला नहीं, क्योंकि लास्ट वाले में तो तुमने पोजीशन ही बदल दी BR की। अगर आपने पोजीशन बदल दिया तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चला जाएगा और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपस में फिर रिश्ता नहीं होगा, वो फिर स्टीरियो का कोई आइसोमर नहीं रह जाएगा। तो जो मेसो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन है वो पहले स्ट्रक्चर के साथ डाइस्टेरियोमर होगा, दूसरे के साथ भी, क्योंकि मिरर इमेज नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक डाइइंस डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये जो पहला वाला है वो इस डबल बॉन्ड की वजह से GI दिखा देगा, जो दूसरा है वो भी इसी डबल बॉन्ड की वजह से GI दिखाएगा, जो तीसरा है वो मिथाइल की वजह से GI दिखाएगा। दोनों मिथाइल अगर बाहर चले जाएं सिस और एक बार एक मिथाइल बाहर एक मिथाइल अंदर तो ट्रांस। लेकिन जो लास्ट वाले में जो हमारे पास मिथाइल है वो दोनों ही डबल बॉन्ड पे हैं और छोटी साइकिल में जो डबल बॉन्ड होते हैं वो GI नहीं दिखाते। तो कौन सा स्ट्रक्चर था डाइइन है जो नहीं दिखाएगा? वो होगा लास्ट। क्वेश्चन नंबर 38, मैचिंग हमसे पूछा है, तो आइए करते हैं। जो पहला है एल्डिहाइड और इनॉल, ये तो टॉटोमर होते हैं एक दूसरे के, तो ए की मैचिंग हो जाएगी R के साथ, तो ए की मैचिंग R। अब आप ढूंढिए B, C और D में से। अब आप ध्यान से D को देखिए, तो एक में है रिंग, एक में है चेन, तो ये पक्का रिंग चेन आइसोमर हो जाएंगे। तो D हो गया P के साथ, तो D में पक्का P होना चाहिए, तो D में तो P एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर हो गया अपने आप A पार्ट। कुछ लोग बोलेंगे जो डी है वो एक एसिड है और एक ईस्टर, बिल्कुल गलत बात है। एक है अपने पास एसिड नहीं, ये कीटोन है और दूसरे नंबर पे OH है, तो ये अल्कोहल है। और जो ये वाला है ये ईस्टर नहीं है, ये तो हमारे पास कीटल वाले ग्रुप होते हैं, ऐसे ग्रुप जिनके पास जब हम बायोमोलिक्यूल्स में कभी पढ़ेंगे। तो डी का आंसर P से होगा अपने पास। फंक्शनल आइसोमर बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा है डी का P से, क्योंकि रिंग चेन आइसोमर की जो प्रियोरिटी ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा सबसे लास्ट में आता है ना। PCM फटाफट रट डालो, सबसे लास्ट में आता है R, तो उसकी प्रियोरिटी। तो डी का मैचिंग P से हो जाएगा, उसी से ही आंसर हो गया अपने पास। कौन सा आंसर? A पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, फिर से मैचिंग है, एक एसिड है एक ईस्टर है, तो ये एक दूसरे के मेटामर है, फंक्शनल आइसोमर है, तो ए का हो जाएगा R से मैचिंग। क्या ए का Q से मैचिंग हो सकता है या P से? नहीं, ये पोजिशनल या टॉटोमर नहीं होते एसिड और ईस्टर। और दूसरे में हम ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, 2 कीटोन अपने आपस में मेटामर होते हैं, तो ये S से मैच हो जाएगा। B की मैचिंग S से। क्या P भी है? हाँ, क्योंकि ये पोजीशन में तो डिफरेंस है ही, तो इनको पोजिशनल आइसोमर भी बोल सकते हैं। तो PS लिखा हो तो क्या गलत बात है? नहीं, बिल्कुल सही है। अब आप जा करके चेक कर लीजिए, पहले का तो R होना चाहिए था, दूसरे का PS होना चाहिए, तो बस इतने से ही आंसर हो गया D पार्ट। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट रिलेटेड एज पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर से रिलेटेड नहीं है, तो आप लास्ट वाले स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे ना। एक बार आप पूरा पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर देखिए लास्ट, ये 5 कार्बन की चेन है और इसमें जब आप फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे तो ये केवल 4 कार्बन की चेन है। ध्यान से देखिए, फंक्शनल ग्रुप ने अपनी पोजीशन बदली तो, लेकिन ये पोजिशनल आइसोमर नहीं निकला, ये चेन आइसोमर निकल गया, क्योंकि चेन बदल गई इसकी। और पोजिशनल से ज़्यादा प्रेफरेंस चेन आइसोमर का है, ये चेन आइसोमर हो गया, ये पोजिशनल आइसोमर नहीं है, तो यही बन गया आंसर अपने पास। ठीक है, आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन।
41 नंबर में द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो पहला जो है CH2Cl2 कैन शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ये गलत बात है क्योंकि एक ही कार्बन है तो इसमें आप पोजीशन कैसे बदलोगे, एक ही कार्बन पे दोनों Cl लगे हैं, अब क्या दोनों Cl को कहीं और ले जा सकते हैं, नहीं, तो नहीं दिखाएगा। दूसरे में पोजिशनल आइसोमर मिल सकता है, यस, क्योंकि ये दोनों Cl एक बार एक इसी कार्बन पे हैं, अगली बार अलग अलग कार्बन पे चले जाएं तो दिखा सकता है ये दिखा सकता है तीनों Cl एक ही जगह पर है, अगली बार कर दो 2 Cl यहाँ 1 Cl वहाँ पर, तो ये पोजिशनल दिखा देगा। यहाँ पर भी अभी 3 और 1 करके हैं, अगली बार तुम 2 Cl कर दो दोनों पे, तब भी ये दिखा देगा। और डाइक्लोरोबेंजीन, अरे भैया ऑर्थो मेटा पैरा, ये डाइक्लोरोबेंजीन अलग अलग जगह पे Cl लगा सकते हैं, तो ये पोजिशनल ही तो है। तो कितने करेक्ट हैं, 4 करेक्ट हैं, आंसर बन जाएगा लास्ट। कितने कायरल कार्बन हैं, यही पूछा है। असिमेट्रिक कार्बन, ध्यान रखिए इसका मतलब है कायरल कार्बन, चिराल कार्बन जिसको हम लोग बोलते हैं, कायरल कार्बन। तो कितने कायरल कार्बन यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4, और अगले वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे तो हमारे पास टोटल 5, तो यहाँ पर 5 है साइकिल में और ओपन चेन में है 4, तो ओपन चेन 4 और साइकिल में 5, तो आंसर बन जाएगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 43, अकायरल कौन सा है? तो पहला स्ट्रक्चर अकायरल है क्योंकि आप इसमें ये जो तुम देखते हो ये स्ट्रक्चर, इसको आप 3D में बनाओगे तो एक Cl ऐसे बाहर जा रहा है, एक H जा रहा है अंदर। यहाँ पर देखोगे तो एक H जा रहा है बाहर और Cl जा रहा है अंदर। जब यहाँ पर ये इसका एक प्लेन बनाओगे तो ये प्लेन बोर्ड के ऊपर नीचे से जा रहा है, तो ये जो CH2 है वो सिमेट्री में बचते हैं, इसमें सिमेट्री है, इस वजह से ये अकायरल है। यहाँ पर तो साफ साफ तुम देख रहे सिमेट्री है तो ये अकायरल है। ये जो ऑड मेंबर की साइकिल होती है ना 3 और 5, उनके पास सिमेट्री मिलना बहुत टफ होता है ऑड मेंबर वालों में, तो इसमें सिमेट्री नहीं है, तो ये कायरल मॉलिक्यूल है। तो क्या कहाँ कहाँ अकायरल है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, A एंड B, मतलब लास्ट आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 2 असिमेट्रिक कार्बन, 2 असिमेट्रिक कार्बन, तो सबके स्ट्रक्चर देखिए और कहाँ पर 2 कायरल कार्बन हैं, सब एल्केन हैं, उनके स्ट्रक्चर आप फटाफट बना सकते हैं। हम अगर आंसर देना चाहें तो हेप्टेन पहला वाला स्ट्रक्चर बनाइए, हेप्टेन ये हो गया अपने पास 7 कार्बन की चेन, जिसमें चाहते हो 3 और 4 पे मिथाइल लग जाए, तो जैसे ऐसा करोगे तो तुम्हें 2 कायरल कार्बन मिलेंगे, तो यही आंसर हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द गिवन मॉलिक्यूल, तो इसमें आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा। पहले तो आप देखो स्टीरियो सेंटर कितने हैं, तो 4 कायरल कार्बन हैं, तो स्टीरियो सेंटर हो गया 4, तो इनके लिए फॉर्मूला था 2 क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ से इधर वही 2 OH और 1 कार्बन, इधर भी वही सिमेट्रिकल हो, तो फॉर्मूला क्या था 2n-1 प्लस 2p-1। व्हाट इज p? p इज द n/2, तो जाइए डाल दीजिए 2⁴ प्लस 2⁴/2 मतलब 2-1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 10, तो मैचिंग हो जाएगी 10 से। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की काउंटिंग है ना, उस पर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इनके डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। अगर ये सिमेट्री नहीं रखता तो डायरेक्ट 2n हो जाता, सिमेट्री था, इवन कार्बन थे तो ऐसे आया, अगर ये ऑड कार्बन होता तो फिर n-1/2 कर देते, बस सिंपल। ठीक है, तो अभी तो आंसर हो गया डी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमने टोटल 45 क्वेश्चन आइसोमेरिज्म के किए। आप एक बार अपनी थ्योरी बढ़िया करिए और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर देखिए आपको लगेगा अच्छा, अच्छे क्वेश्चन की हमारी प्रैक्टिस हो गई, बहुत बेहतरीन है। कहीं बढ़िया ये प्लेलिस्ट में कहीं सेव कर लीजिए अपने पास, ये लेक्चर आपको आइसोमेरिज्म हमेशा ही अच्छे से प्रिपेयर करा देगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं। ध्यान रखिए, जो बच्चे एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं या जो नीट 2025 के लिए डिफरेंट कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, फुल टेस्ट हो रहे हैं, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।